ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट किया ताकि अब वो एक्सरसाइज 3 का अलग वीडियो बने। तो देखो इसमें क्या है, a linearly polarized transverse wave is propagating in z direction through a fixed point p in space। ठीक है, एट टाइम टी नॉट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, देखो ये कोई प्लेन पोलराइज लाइट है ना? हम लोग मान लेते हैं इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और बाहर को जेड एक्सिस है। तो बाहर को लाइट आ रही है ना, मान लो वो प्लेन पोलराइज लाइट है और बाहर को यहाँ पे इस पॉइंट पी पे निकल रही है। तो इस पॉइंट पे हमें बोला गया कोई टाइम टी नॉट पे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया है, ई एक्स की वैल्यू 3 है और ई वाई की वैल्यू 4 है। मतलब टोटल ई की वैल्यू 5 है। तो मतलब कुछ ऐसे वो प्लेन पोलराइज लाइट ओसिलेट कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? और लाइट बाहर को आ रही है ना, जेड डायरेक्शन मतलब बाहर को आ रही है। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट है, तो कंपोनेंट कुछ भी हो, जब वो ओसिलेट करेगा तो ई वैरी करेगा, लेकिन ये डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगा। ऐसे ही पोलराइज लाइट बाहर को आती जाएगी ना। तो अब ये ओसिलेट करते हुए ई बढ़ता जाता है, फिर कम होता है, फिर अपोजिट में जाता है, ऐसे चेंज हो रहा है। तो कोई टाइम पे ई की वैल्यू अब एक्स कंपोनेंट 2 हो गया, तो वाई कंपोनेंट कितना होगा ना? तो हमेशा आपका ये थीटा कांस्टेंट रहेगा ना यहाँ पर। ई वाई बाई ई एक्स का जो रेशियो है tan थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा यहाँ पर। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना प्लेन पोलराइज लाइट का। तो एक टाइम पे ये 4 था, ये 3 था, और दूसरे टाइम पे ई वाई निकालना और ई एक्स की वैल्यू 2 है। तो ई वाई कितना आ जाएगा? हाँ सर, समझा। नेक्स्ट बताओ। एट। सर 63। कौन सा? 6। 6। अच्छा, सिक्स में देखो क्या बोला गया, फिफ्थ में दिया गया है कि एक लूप है जिसकी लेंथ दी है, वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स ड्यू टू स्लाइट रेडियल डिस्प्लेसमेंट ना, अगर हमने एक ऐसे रिंग ले ली, कोई रिंग ली गई है, स्ट्रिंग की बंधी हुई है, और ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें कुछ टेंशन आ गया होगा। अब अगर हम इसमें कोई वेव पल्स क्रिएट करेंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम मूव करेगा ना। तो हमें जो स्पीड ऑफ वेव पल्स पता है स्ट्रिंग में अंडर रूट टी बाई म्यू, तो ये वी किसके रिस्पेक्ट में होता है? विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होता है ना। स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वो कितने से जा रहा है, ऐसे स्ट्रिंग रुकी हुई है तो उसके रिस्पेक्ट में वो कितने से आगे जा रहा है ना। अगर ये स्ट्रिंग भी मान लो आगे को कुछ v1 स्पीड से पूरी स्ट्रिंग चलने लग जाए और वेव पल्स आगे को v2 से जा रहा है, ये v2 कौन सा वाला है? ये वाला जो फॉर्मूले से आएगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है ना। तो ग्राउंड पे खड़े पर्सन को अब ये कितने से आगे जाता दिखेगा, ये वेव पल्स। स्ट्रिंग में वो v2 स्पीड से आगे जा रहा है और स्ट्रिंग खुद आगे v1 से जा रही है, तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए पल्स की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दिखेगी? v1 प्लस v2। कुछ हाँ चमत्कार सर। क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है उसमें। तो आप देखो क्या दिया है इसमें, आपने हाँ फिफ्थ सर, वाला हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, कर लो फिर। हमेशा ध्यान रखो जो हमने फॉर्मूले देखे हैं साउंड के स्पीड के या वो वेव के स्पीड के, वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम है ना। अगर मीडियम चलेगा तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज होगा फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा बोला था प्रतीक? एट। 8। अच्छा, एक मिनट। A source which is emitting sound of frequency f is initially at
माइनस आर कॉमा 0। यहाँ पे सोर्स है ना, और ये एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट कर रहा है। एंड एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड इनिशियली एट 2r कॉमा 0, और कोई ऑब्जर्वर जो है 2r कॉमा 0 पर ऑब्जर्वर है। इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग विथ वेलोसिटी √2v i कैप, ऑब्जर्वर की स्पीड है -√2v, और ऐसे दोनों कंपोनेंट दिए हैं, और सोर्स की स्पीड है इधर को v/√2 और v/√2। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही है? apparent frequency first increases then decreases and observer observes the original frequency f once during the motion। ना अगर ये ऐसे चल रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ना ये यहाँ से 45 डिग्री पे जा रहा है, और ये यहाँ से 45 डिग्री पे जा रहा है। तो ये जब ऐसे जा रहे होंगे तो क्या ये कभी एक ऐसे परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक साथ आएंगे क्या? ये अगर डिस्टेंस r है, ये परपेंडिकुलर डाला ना, ये 45 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? सॉरी, ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं ना। अगर वो इधर को जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये हमने परपेंडिकुलर डाला है ना, ये उसका हाइपोटेन्यूस है। तो cos थीटा अगर हम लगाएं, cos 45 बराबर कितना आएगा? ये डिस्टेंस मान लो कुछ d1 है, तो d1 अपॉन में r, तो d1 की वैल्यू आ जाएगी r/√2। और इधर से अगर हम निकालें, ये 2r है, ये √2v है, तो ये d2 कितना आएगा? 2r/√2। अब देखो यहाँ पर अगर हम इनकी स्पीड कंपेयर करें तो इनकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है v/√2, v/√2 का स्क्वायर करोगे पहले वाले सोर्स की स्पीड, तो v आएगा। और ऑब्जर्वर की स्पीड देखोगे तो v आएगा ना। ये डबल स्पीड से जा रहा है इसके कंपेरिजन में, तो जितनी देर में ये चलेगा डिस्टेंस, उसका डबल डिस्टेंस ये चलेगा। अगर ये डबल डिस्टेंस चलेंगे तो ये ऐसे डायरेक्ट परपेंडिकुलर पे आ जाएंगे ना। परपेंडिकुलर पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? एक दूसरे की डबल है ना। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे तब इनकी जो वेलोसिटी होगी वो उनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी ना। तो इस टाइम पे उनको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? हेलो? कुछ मतलब वही रहेगी ना एपेरेंट। हाँ, अपेरेंट वही रहेगी ना। और अभी देखो, जब भी सोर्स पास आते हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, और जब वो दूर जाने लगते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है। अपेरेंट जो भी डॉपलर इफेक्ट लगाते हो उसमें हर बार देखोगे यही दिख रहा होगा। जहां पे पास आ रहे होंगे वहां फ्रीक्वेंसी बढ़ के दिखती है, जब दूर जा रहे होते हैं तो कम होती है वहां पर। तो आप शुरू में देख रहे हो ना, जब ये आ रहे हैं तो इनके बीच की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, फिर बाद में जब ये क्रॉस करके निकल जाएंगे तो फिर दूर होने लगेंगे ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी। हाँ समझो? सर अभी समझा। कैसे देखो, एक सोर्स और ऑब्जर्वर लो, इनको जब पास आ रहे होंगे तब एपरेंट निकालोगे तो आपको एक्चुअल से ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब ये दूर जा रहे होंगे तब एपरेंट निकालोगे तो एक्चुअल से कम मिलेगा ना। तो जब तक ये पास आ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, तब तक फ्रीक्वेंसी एपरेंट बढ़ेगी, फिर एक टाइम पर
सेम हो जाएगी जो एक्चुअल है, फिर कम होने लग जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो ये पूरा। apparent frequency first increases then decreases and observer observe the original frequency once during the motion। तो ये ऑप्शन सही है इसका। आगे क्या क्या है? ट्वाइस बोला, 2 बार तो नहीं होगा। सर डी दिया है। apparent frequency continuously decreases हाँ डी दिया है सर। once during the motion or D continuously decreases। अभी जैसे इस टाइम पे आप देखोगे तो हाँ वो समझ आ रहा है। वो एक्चुअल में आंसर में उसने ये बोला है ना कि एक्चुअल से कम है या ज्यादा, ये नहीं पूछा जा रहा है। अभी जो सुनाई पड़ रहा है उसके बाद उसका क्या हो रहा है ना। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, अभी तो अपेरेंट से जो एक्चुअल से ज्यादा सुनाई पड़ रही होगी ना अभी इस सिचुएशन में। हाँ सर समझा। फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है और फिर वो अगले इंस्टेंट पे एक्चुअल से तो ज्यादा होगी, लेकिन जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी उससे कम है या ज्यादा है वो देखना है। तो मान लो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये कहीं इधर आ चुका होगा और ये कहीं इधर आ चुका होगा। तो ये एंगल जो हो रहा होगा इनकी वेलोसिटी का, ये अब क्या हो चुका होगा, जो आप कंपोनेंट लोगे इसके अलोंग ना, ये थीटा क्या होगा, पहले से बढ़ चुका होगा ना। लगातार ये 45 से बढ़ते बढ़ते 90 जाना है, तो बढ़ता जा रहा है ना थीटा ये। तो इसका इधर को कंपोनेंट कम हो रहा है ना, सेम वे में इसका इधर को कंपोनेंट कम हो रहा है। तो जो अब डॉपलर इफेक्ट इस टाइम पे लगाओगे तो एक्चुअल से तो ज्यादा होगा लेकिन पहले वाले से कम हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझा। डॉपलर इफेक्ट में हमें क्या करना है, ये जो वेलोसिटीज हैं इनका इधर कंपोनेंट लेना है ना। तो अब अगर ये थीटा लगातार बढ़ता जाएगा तो कॉस थीटा आएगा ना, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। तो डी सही दिया है ना। मैं क्या बोल रहा था कि एक्चुअल से पहले ज्यादा होगी, बाद में एक्चुअल से कम हो जाएगी। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर 8 में रिलेटिव से हो सकता है क्या? 8th में रिलेटिव से हाँ यार डॉपलर इफेक्ट लगाने में हम लोग रिलेटिव अगर यूज करते तो फिर पहले ही कर लेते ना। देखा था ना हमने, रिलेटिव नहीं यूज किया था। डॉपलर इफेक्ट में सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को अलग अलग स्पीड लेना पड़ता था ना, जब अपन ने फॉर्मूले डिराइव किए थे तो। हाँ सर। तो इसलिए फिर वो काम नहीं किया है। नेक्स्ट बताओ। 18th। 18 में देखो बोला गया है, assume that the temperature varies linearly with height near the earth surface, considering temperature at surface of earth T1 and at height as T2। तो हमें बताना है कैलकुलेट द टाइम टी नीडेड फॉर साउंड वेव प्रोड्यूस्ड एट अ। इसमें कुछ करेक्शन भी था शायद ना। ये जो T1 वगैरह कुछ एक अंडर रूट के बाहर लिखा है, सब अंडर रूट में ही आएंगे। तो नीडेड फॉर साउंड,
ना हमें देखो क्वेश्चन ये है कि कोई अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर T1 है और H हाइट पे टेम्परेचर T2 है। तो H हाइट पे अगर हमने कोई साउंड प्रोड्यूस किया तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ना। तो ये हम मान लेते हैं, इधर को हम कुछ y एक्सिस मान लेते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस। तो जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कुछ ऐसा फंक्शन है, जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब y 0 डालेंगे, मतलब यहाँ पर ना y 0 डालेंगे तो टेम्परेचर कितना है T2, और जब y की वैल्यू या b की वैल्यू यहाँ डाल दो, y की वैल्यू जब h डालेंगे तो टेम्परेचर कितना है T1। तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब t एज अ फंक्शन ऑफ y हम क्या लिख सकते हैं, ये बाद में a और b की वैल्यू डाल देंगे ना, ये वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें देखो बोला गया है अर्थ सरफेस पे वेलोसिटी c है। हमें देखो पता है कि जो v होता है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है। तो अगर एक पॉइंट पे t पता है और एक पॉइंट पे t पता है, v पता है, दूसरे पॉइंट का t पता है और v निकालना है, तो हम ये लगा सकते हैं। तो कोई भी y हाइट पे अगर हमें यहाँ से y डिस्टेंस पे अगर हमें स्पीड निकालनी है, पहला वाला अर्थ सरफेस पे ले लिया, उसको c बोला गया है। और कोई भी y हाइट की स्पीड निकालनी है, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर T1 और कोई भी y डिस्टेंस पे टेम्परेचर मान लो T है, तो v इक्वल टू क्या बोलूंगा, ठीक है, v ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, a y बाई b। सही है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। और v को क्या लिख दूंगा, dy बाई dt। तो हमें यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 थी तब वो ऊपर था ना, नीचे h आने में टाइम निकालना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, और a और b की वैल्यू डाल देना। आंसर में कुछ गड़बड़ आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। वो T1 शायद जो कुछ दिया है वो कुछ रूट के बाहर दे दिया, वो ऐसा कुछ गड़बड़ आ रहा है इसमें। सर वो आते हैं, मेरा आया था। आया था। हाँ, वो मतलब उन्होंने वो रूट T1 ऊपर जो कॉमन ले लिया है ना, हाँ तो हाँ, मेरा आया था उस। अब देख लो सॉल्विंग करके जो भी हो रहा हो। तो समझ गए ना करना क्या है। हाँ सर। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और यहाँ टेम्परेचर लगातार वैरी कर रहा है, तो वही हमें इंटीग्रेट करके टाइम निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, हेलो, 20 देखो ना सर। 20, अच्छा। A point isotropic source with sonic power 0.1 watt is located at a center of round hollow cylinder, radius this and height this. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कर्व सरफेस पे कितनी एनर्जी जाके गिर रही है सिलेंडर के। ठीक है, समझ लो कर्व सरफेस पे कितनी गिर रही है। हाँ सर। तो जैसे एक पॉइंट सोर्स आप लेते हो, तो आपको पता है कि इसकी वजह से ऑल डायरेक्शन में इक्वली जा रहा होगा। तो अगर हाँ आपको इतने
जो फ्लैट पार्ट है उस पे पता चल जाए कितना हो रहा है ना, हाँ 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 समझा। या फिर अगर फ्लैट पार्ट का निकाल के माइनस करके देख सकते हो, या फिर सीधे जो ये कॉर्ड पार्ट इधर आ रहा होगा, तो ये कितना हाँ एंगल बना रहा है प्लेन एंगल, वो देख करके यहाँ का सॉलिड एंगल निकाल लो, तो उतना इधर को जाएगा और उसका हाँ डबल। सर, अब कर लो कर लो। अब कर्ड पार्ट से ही करना है ना, क्योंकि फ्लैट पार्ट से वो चारों तरफ से घुमा होगा ना, वो सोचना डिफिकल्ट होगा। फ्लैट पार्ट से कितना जा रहा है वो निकालो और टोटल पावर पता है फिर उसमें से माइनस कर दो। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं है क्या? 54 कौन सा? 54 34? 54 54? सर 34। 34 एक। Following are the equations of four wave. Which of the following is are correct? देखो इसमें पहले दो वेव तो y डायरेक्शन में और तीसरे चौथे z डायरेक्शन में है ना, ठीक है, समझो। हाँ सर, हाँ सर। y1 y2 है और z1 z2 है। y1 वाला पॉजिटिव डायरेक्शन x डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव है। मतलब जब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है तो वहां पे एक तो ऐसा ओसिलेशन हो रहा है और ना, और एक में ऐसे हो रहा है और दूसरे में कुछ ऐसे हो रहा है ना। इधर हमने x एक्सिस माना, ऊपर को y एक्सिस और बाहर को z एक्सिस। तो ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव 1 and 3 अ ट्रैवलिंग वेव ऑफ एम्पलीट्यूड a√2 विल बी फॉर्म्ड। अब देखो अगर आप इन दोनों को, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक y डायरेक्शन में जा रहा है, एक z में जा रहा है, तो इनका जब सुपरपोजिशन कराओगे तो दोनों 90 डिग्री पे ये एम्पलीट्यूड होंगे ना, तो इनके वाई जेड प्लेन में √2a एम्पलीट्यूड मिलेगा ना, और वो आगे को ट्रेवल कर रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो पहला पार्ट तो सही है ना, क्योंकि ये वाला वेव उसको वाई डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा होगा ये, और ये वाला जेड में ले जाना चाह रहा होगा, तो कहाँ पहुंचेगा? दोनों का वेक्टर सम, मतलब √2a वाई जेड प्लेन में ना, और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी और वो हैं, तो सेम ही डायरेक्शन में फाइनल वेव जाएगी। फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव 2 and 3 इज नॉट पॉसिबल। सुपरपोजिशन ऑफ 2 and 3 आर नॉट पॉसिबल। देखो वेव तो दोनों एक्स एक्सिस में ही चल रहे हैं ना, तो 2 और 3 में बस क्या होगा, ऐसे आ रहे होंगे, इनका सुपरपोजिशन होगा, तो सुपरपोजिशन तो पॉसिबल है ही है ना। अब रिजल्ट क्या मिलेगा वो अलग बात है, बट सुपरपोजिशन तो पॉसिबल है ही है ना, तो उसमें नॉट पॉसिबल बोला, तो ये नहीं हो सकता। फिर है सी ऑप्शन में, सुपरपोजिशन ऑफ 1 and 2 और स्टेशनरी वेव। अगर हम 1 और 2 का सुपरपोजिशन कराएंगे ना, तो 1 और 2 का कराएंगे तो अपोजिट में जाने वाले दो वेव है ना यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड के, तो उनके वजह से स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, और वहां पे एम्पलीट्यूड कितना आएगा? हेलो, ए और ए हाँ वाले सर। अपोजिट में आते हैं, तो वहां पे एम्पलीट्यूड कितना आता है? वैरी करता है ना, कोई फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं होता ना, हर पॉइंट पे अलग अलग एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम 2a मिनिमम 0। स्टैंडिंग वेव में तो ऐसे होता है ना, तो ये सी वाला जो है वो गलत ऑप्शन है, एम्पलीट्यूड उसमें गलत लिखा है। और डी वाले में बोला है
3 और 4 के सुपरपोजिशन से ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म्ड। तो ये वाला डी तो सही है ना, दो अपोजिट में वेव आ रहे हैं और इनका सुपरपोजिशन होगा तो स्टेशनरी वेव बनेगी। चेक करो इसका आंसर क्या दिया है। एडीएस। अच्छा हमें इनकरेक्ट नहीं करेक्ट बताना है ना, मैं इनकरेक्ट बता रहा था। ए डी, तो ए तो अपना करेक्ट था ही, डी भी करेक्ट है और बी तो करेक्ट नहीं था ना, नॉट पॉसिबल, वो तो सही बात नहीं। नहीं हाँ हमें करेक्ट बताना है ना, इसमें बोला है नॉट पॉसिबल बट वो तो पॉसिबल है ना सुपरपोजिशन। समझो ना, अपना बी और सी इनकरेक्ट हुआ था, ए और डी सही आया था, तो यही दो करेक्ट बताने ना, मैं इनकरेक्ट सोचने लग गया था। हाँ सर। तो अपने यही दोनों आंसर आएंगे ना, ए और डी। नेक्स्ट बताओ। 54 था ना नेक्स्ट। सर 38। 38। Two wave of equal frequency f and speed v travel in opposite direction along the same path. Wave have amplitude a and 3a. Then देखो ये वही है ना कि दो वेव आ रहे हैं इस बार सेम फ्रीक्वेंसी के, सब कुछ सेम है बस एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जब अलग अलग एम्पलीट्यूड के दो वेव सुपर पोजिशन करते हैं तो अब वहां पे जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिखेगा, a1 प्लस a2 मतलब 4a, और मिनिमम कितना दिखेगा नोड पर, a1 माइनस a2 मतलब 2a। अभी हम लोगों ने देखा ना, वही चीज पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है समझो, हाँ सर। कर लोगे अब, हो जाएगा वो। आगे बताओ। सर 45। सर 40 और 42 बता दो। 40 और 42। सर 40 बता दो। हाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट आर। कोई स्क्वायर प्लेट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,0 L,0 L,L एंड 0,L। एजेज ऑफ द प्लेट्स आर क्लैम्प्ड ना, ये क्लैम्प किए गए हैं। अगर ये क्लैम्प है तो ये हमेशा क्या रहेंगे, नोड रहेंगे ना। जिनको भी क्लैम्प कर दिया वो मूव नहीं कर सकता ना। एंड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव ऑफ सेटअप इन इट ना। अब इनको हमने इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग, इस सब में ट्रांसवर्स वेव कुछ सेट किया है। तो हमें अब देखो इसमें बताना है, अच्छा इस पूरे में ही ट्रांसवर्स वेव सेट है पूरे प्लेट में। इफ एक्स वाई डिनोट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट एट अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई एट सम इंस्टेंट, तो द पॉसिबल एक्सप्रेशन, तो इसमें कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो अब देखो इनमें वही ऑप्शन पॉसिबल है जिनमें आप इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट डालो तो वो हमेशा 0 मिलना चाहिए। तो अगर मैं पहले ऑप्शन में डालता हूं, पहले ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है कि कोई भी टाइम पर, अच्छा, ऐसे मतलब खुद से नहीं बना सकते। हाँ खुद से आपको ऐसे बनाना नहीं है, बस वो वैल्यू डाल डाल के चेक करना है कि वो 0 मिल रहा है कि नहीं। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ हमेशा जिन जो पॉइंट, चारों पॉइंट पे 0 मिल रहा होगा वो बोलोगे कि स्टैंडिंग में पॉसिबल है। 40 के बाद नेक्स्ट बताओ। सुजल 40 के बाद कौन सा बोला था, ये हो जाएगा 40 अभी या और बताना है इसमें। 45 सर। सर 42 का डी। Which of the following parameters are required to specify completely a monochromatic plane wave in vacuum?
स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, देखो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव कोई आ रही है तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताना है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कंप्लीटली इन वैक्यूम। इसमें स्टेट ऑफ पोलराइजेशन तो नहीं जरूरत रहता है। इसका आंसर देखो क्या दिया है 42 का, ABC। ये एबीसी दिया है ना, डी नहीं दिया है ना। नहीं डी नहीं है। हाँ, क्योंकि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन तो हमें बस ये बताएगा ना कि वो किधर को पोलराइज है ना। हमें जैसे यहाँ पे कोई वेव जा रही है तो वो एम्पलीट्यूड से पता चलेगा कि मीडियम का पार्टिकल कितना ऑसिलेट करेगा, किधर को करेगा ये हमें नहीं चाहिए कि वो इधर को किया या इधर को किया ना। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन से वो पता चलता है, एम्पलीट्यूड से पता चल जाता है भाई कितने तक ऑसिलेट करेगा, कितनी बार ऑसिलेट करेगा, फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा, और इनिशियल फेज कितना है उससे आप समझ सकते हो कि कोई भी टी टाइम पर कहीं पे पहुंचेगा तो वहां पे कितना अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ होगा। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मतलब वो एक तरह से यही बताता है ना कि किधर को पोलराइज्ड है। हेलो, हाँ सर। तो वेव को बताने में उसकी जरूरत नहीं होती ना। वेव को बताने में हम यही बताते हैं ना कि कितना ऑसिलेट, कितना डिस्प्लेस होगा पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, यही सब बताना रहता है वेव के थ्रू। हाँ सर समझो। नेक्स्ट बताओ। सर 45। सर 44 बताओ ना। Which one of the following statement is incorrect for stable interference to occur between two wave? देखो अगर हमें इंटरफेरेंस कराना है और स्टेबल चाहिए तो वो कोहेरेंट होने चाहिए ना, मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो अगर दो वेव आकर के इंटरफेरेंस करेंगे तो सेम मीडियम में ही आके इंटरफेरेंस करेंगे ना, तो सेम मस्ट हैव सेम वेवलेंथ, मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वेव मस्ट बी ट्रांसवर्स ओनली, ऐसा नहीं है। मस्ट हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों का देखो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए ना। हेलो, हाँ सर। फ्रीक्वेंसी सेम कब हो पाएगा, दोनों सेम मीडियम में आ रहे होंगे तो उनकी स्पीड सेम है तो लैम्डा भी सेम होगा तभी हो पाएगा ना ये चीज। तो ये मल्टीपल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है? मल्टीपल। मल्टीपल। अच्छा, तो फिर ये सब भी देख लेंगे। मस्ट हैव सेम वेवलेंथ, मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बी भी हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा ना। मतलब एक पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस आया वही होना चाहिए, अगर वहां कंस्ट्रक्टिव बना है तो कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए हमेशा, वो ट्रांसवर्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे प्रेशर वेव का भी इंटरफेरेंस हो सकता है, प्रेशर वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, साउंड वेव, और उनके एम्पलीट्यूड इक्वल हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है ना। इंटरफेरेंस में A1 A2 अलग अलग रहते थे ना, अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ऐसे करते थे, A1 A2 का सेम होना जरूरी नहीं है, तो C और D होना चाहिए ना। एक बार आंसर चेक करो इसका।
हाँ सर, सी और डी है। समझ आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। सोर्स होना चाहिए ना कोहेरेंट के लिए, लैम्डा भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो। नेक्स्ट बताओ। 45. आज हो पाएगा क्योंकि 10 तो बज गए यार, 10:15 होने जा रहे हैं। अभी और कितने बच्चे होंगे डाउट? सर 2-3 ही. 2-3 ही है अब। ठीक है चलो फिर 2-3 बता देता हूँ और। हाँ सर। 45 में क्या है, S1 S2 आर द टू सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग साइन वेव, टू सोर्सेस आर इन फेज। ठीक है, sound emitting by two sources interference at f, the wave of the wavelength। अब देखो बोला जा रहा है कि दो सोर्स हमने लिए S1 S2, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर और वो सेम फेज में यहां से साउंड भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पॉइंट F पे देख रहे हैं, ये 4 मीटर पर है। तो इन दोनों से जो साउंड पहुंचेगा उनके बीच में कितने का पार्ट डिफरेंस होगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 मीटर ना, ये वाला ज्यादा आएगा। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो ये 2 मीटर बराबर किसके होना चाहिए? है कि नहीं? हाँ सर. तो इससे लैम्डा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? एन की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, एन की वैल्यू 1 2 3 डालोगे, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, पार्ट डिफरेंस तो 2 मीटर है ही है, वो जीरो तो नहीं होता। हाँ सर, हो जाएगा. तो ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। करूं आगे सॉल्व, आप कर लोगे? नहीं सर, हो जाएगा. नेक्स्ट बताओ। सर आप एक बार प्लीज बता सकते हो क्या कि ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी कब लेते हैं, अलग अलग है? देखो जैसे आपने कोई वेव की इक्वेशन लिखी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक वेव की इक्वेशन लिखी y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो दोनों में देखो जो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो x इक्वल टू 0 पे जो सोर्स था, x इक्वल टू 0 पे इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है ना, बस इतने का डिफरेंस है। अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें और फिर अंदर ऐड करें तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई ना। इसको पहले इधर लाओ, इसको इधर लाओ, माइनस बाहर आएगा, फिर अंदर लाके पाई ऐड कर दो। तो दोनों में बस डिफरेंस क्या है, पाई का है, इनिशियल फेज डिफरेंस। मतलब जहां सोर्स है, अगर ये वेव ले रहे हो और मान लो सोर्स पहले सर इधर, आपने कहा था ना कि एक वेव को y वर्सेस x के ग्राफ में और एक को y वर्सेस t के ग्राफ में प्रेफरेबल है। पहले मेरी बात सुन लो फिर मैं बता रहा हूँ ना। देखो इन दोनों वेव की वजह से बस डिफरेंस क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस, कि सोर्स शुरू में किधर को चला था। इसमें अगर इधर को चला है तो इस वेव में वो पाई का है, मतलब नीचे को चला होगा। अगर इसमें वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से यहां से शुरू हुआ है तो इसमें वो निगेटिव एक्सट्रीम से शुरू हुआ होगा ना, बस ये डिफरेंस है। बाकी सब हाँ वेव सर, के हाँ आगे सर। जाने का सब कुछ सेम है, स्पीड वगैरह, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो सब सेम है ना, बस इनिशियल फेज डिफरेंस है। अब फिर मैंने ये बोला था कि कब आपको कौन सा वेव लिखना चाहिए, ये कब लिखना चाहिए और ये कब, क्योंकि है तो दोनों सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनिशियल कहां से लेते हो। तो मैंने ये बोला था कि जब आप किसी पर्टिकुलर एक्स पे फोकस कर रहे हो ना, जब आप कोई पर्टिकुलर एक्स पे फोकस कर रहे होगे तो एक्स वाले टर्म को बाद में लिखो ना। जैसे आप अच्छा, ओके सर। कोई एक पॉइंट पे दो वेव का सुपरपोजिशन कराना है, कोई एक एक्स पे कुछ फोकस करना है तो आप एक्स वाले टर्म को बाद में लिखो, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ आपको निकालना है तो टाइम वाले टर्म को बाद में लिखो। ऐसी वेव लिखो जिसमें टाइम बाद में आए, उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, दोनों वेव हैं अलग अलग इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से, बट एक्चुअल मीनिंग वाइज कोई चेंज नहीं है उसमें। तो सॉल्विंग में हाँ इजी सर, पड़ता है, अगर हम एक्स पे फोकस कर रहे हैं तो एक्स को बाद में लिखें, अगर टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो टाइम को बाद में लिखें। जैसे बीट था, बीट में हम कोई एक एक्स इक्वल टू 0 पे फोकस कर रहे थे कि क्या हो रहा है, तो हमने वहां एक्स को बाद में लिखा था और टाइम एक्स इक्वल टू 0 डाल दिया था ना। हाँ सर।
मतलब वो बस हमें चाहिए क्या, अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी लिख के सॉल्व करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेव लिख लो, चाहे पहले के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लो या ओमेगा टी माइनस के एक्स, उससे फाइनल जो अपना कंक्लूजन आएगा रिजल्ट का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट बताओ। हाँ सर, वो मैच द कॉलम में ऐसा ऑप्शंस दिए थे इसलिए। मैच द कॉलम में हाँ कौन सा वाला मैच द कॉलम? 81 इसकी बात करो? 79। 79, अच्छा। उसमें तो बस वो वेब बनाया होगा, उस हिसाब से पूछा गया होगा कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 79 में for two sinusoidal wave moving on a string along x direction for 4, ठीक है, displacement distance shown in figure दिया है, ठीक है, टाइम 0 का हमें दिया हुआ है ना, in the right column expression for, सर हो जाएगा वैसे। हाँ तो इसमें तो बस आपको यही दिया है, इधर आपको टाइम 0 पे x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल, मतलब सबका ही ग्राफ बता दिया गया है और आपको उसको देख के इक्वेशन बतानी है। देख लो कथन, कुछ बताना है इसमें? नहीं नहीं नहीं, समझा सर। आपको बस यही देखना है कि मीन पोजीशन वाला पार्टिकल कहां पे था, उसको देख करके आगे का लिख देना है। या फिर दूसरा तरीका है कि आपको टाइम 0 पे y इक्वल टू एफ एक्स लिख दो ना, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है ना, फिर आपको इक्वेशन लिखने के लिए एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? x माइनस वी टी से। देख लो, बताना हो तो एक बता दूं। नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। 54। 54 में देखो क्या क्या है। इन द फिगर shown an observer O floats static on water surface with ears in air, while the another is moving upward with constant velocity in water. Source move downward with velocity this. The velocity of sound in air is v, was the wavelength of sound received by the, देखो यहां पर वेवलेंथ निकालना होगा तो आप क्या कर लगाओगे? लैम्डा अपेरेंट इक्वल टू वी रिलेटिव अपॉन में एफ अपेरेंट। जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको स्पीड साउंड की कितनी दिख रही है वो लिखना है यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड ना। और एफ अपेरेंट कैसे लगाओगे? एफ सी प्लस माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस प्लस वी एस। यहाँ पे सी स्पीड ऑफ साउंड होता है किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए। तो अगर ऑब्जर्वर को अलग दिख रहा है तो वो वाला स्पीड ऑफ साउंड लिखो ना, और सोर्स को अगर कुछ अलग दिख रहा है तो वो यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे जो पानी के अंदर है उसको जो साउंड की स्पीड है 4v दिख रही होगी, और जो बाहर है उसको v दिख रहा होगा, तो वो डालना रहेगा आपको। कुछ चमक रहा है? अच्छा हाँ सर, समझा। नहीं, दोनों इस बार सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के लिए c की वैल्यू अलग अलग है ना, तो वो सब लिख करके एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो एक कर देता हूँ। देखो जो एयर में उसके लिए तो कुछ दिक्कत है नहीं, वो तो आराम से आप कर लोगे। O1 के लिए मैं नहीं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, O2 के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ ना, जो पानी में है। पानी वाले को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई पड़ेगी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कुछ f है, सोर्स जो है वो नीचे को आ रहा है v/5 से, और ऑब्जर्वर के लिए साउंड की स्पीड 4v है, और ऑब्जर्वर ऊपर आ रहा है मतलब अप्रोच कर रहा है, तो उसके लिए अपर साइन। फिर है
सोर्स ऊपर है, उस वहां पे साउंड की स्पीड v है। अब वो नीचे आ रहा है तो अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है तो अपर साइन, तो ये आ जाएगा f21 अपॉन में 4। तो एक बार आंसर चेक करो, सी ऑप्शन दिया है क्या? हेलो, हाँ सर, सी दिए। सी दिया है। एक बार उसके सोल्यूशन में चेक करो, ये 21/4 आया है, 21/16 आया है, क्योंकि 4 ही आ रहा है। सिक्सटीन आया है सर उनका। 16 आया है, तो रुको एक बार मैं अब डिराइव करता हूँ, ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा है। सी प्लस तो एक काम करते हैं, देखो डिराइव करता हूँ तो समझ आएगा ना यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। सोर्स है वो नीचे को आ रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, तो इससे मान लो ये वेव फ्रंट आई, फिर अगली वेव फ्रंट, सबके बीच में अभी गैप कितना हो रहा होगा? हर एक वेव फ्रंट के बीच में ये सोर्स आगे चलते हुए छोड़ रहा है ना। साउंड अगर मान लो v स्पीड से चल रहा है, तो जब तक वो साउंड आगे चलेगा एक t टाइम पीरियड में vt, तब तक सोर्स आगे कितना आ जाएगा? v/5 इंटू टी। तो इनके बीच का गैप कितना हो रखा है? vt माइनस v/5 इंटू टी। ये लैम्डा अपेरेंट हो रखा है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब जो भी यहाँ पे वेव फ्रंट आएंगे वो जब इसमें इंटर करेंगे तो इनके बीच का गैप यही मेंटेन रहेगा ना, बस इसमें अंदर आते हैं उनकी स्पीड 4v हो जाएगी। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसके लिए क्या है, एक वेव फ्रंट अभी पहुंच रहा है और दूसरा वेव फ्रंट अभी कितना पीछे है? vt माइनस मतलब 4v/5 पीछे है ना। तो और ये ऊपर को आ रहा है v/5 से और ये नीचे को आ रहा है 4v से, तो कितनी देर बाद ये पहुंच जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ये कितना आ जाएगा? 21v/5 रिलेटिव स्पीड ये है ना। तो ये हमारा आ जाएगा टी डैश। ये अपेरेंट इसको जो टाइम पीरियड दिखेगा तो वो आ जाएगा 4t/21। तो 1/t डैश नई फ्रीक्वेंसी जो दिखेगी वो 21/4/t, मतलब 21/4f। वही आया जो अपन ने वैसे देखा। एक सेकंड में सॉल्यूशन चेक करता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ उन्होंने गड़बड़ कैलकुलेशन किया। सर उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम कर दी है और फिर वो वी रिलेटिव अपॉन डबल डैश लिया है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि दो डिराइव करके तो वही आ गया ना, जो भी वेव फ्रंट आ रहे होंगे इसमें। हाँ एक मिनट गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ हो गया है। देखो देखो, जैसे ये वाला वेव फ्रंट जब अभी यहाँ पहुंचा, तब तक जो इसमें पहुंचा हुआ है वो 4v से आगे भाग गया है ना। समझो, ये वेव फ्रंट तो अभी एयर से यहाँ पे इंटर कर रहा है और ये यहाँ है, तो इनके बीच का गैप कितना हो चुका है? एक मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ सर। तो देखो जैसे हाँ सर। इनके बीच में जो वेव फ्रंट में गैप होगा, जो पानी में आते वो तो फास्ट चला होगा ना। हाँ सर।
जैसे अभी ये वेव फ्रंट यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये अभी यहाँ पे पानी में आ गया है, जस्ट इंटर कर रहा है, और ये पीछे है, और ये कितना डिस्टेंस पीछे है अभी? 4VT/5। 4VT/5। तो इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? बाई स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4T/5 टाइम लगेगा ना। ना स्पीड ऑफ साउंड कितना है यहाँ पे, सब v स्पीड से सब वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं, तो 4T/5 टाइम बाद वो यहाँ पहुंचेगा। तब तक जो यहाँ पहुंचा वो कितना आगे निकल चुका होगा ना। इतने टाइम में वो 4v स्पीड से चल रहा है ना, तो इंटू 4v करोगे तो ये कितना आएगा? 16VT/5। कुछ चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। तो इनके बीच का ये गैप है, जो अपन ने गैप ये लिया ना, वो गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो इससे हमारा जो आएगा, अच्छा ओके ओके, तो देखो ये आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हो गया एक्चुअली। ये मीडियम चेंज का मैंने भी पहली बार ही क्वेश्चन देखा। आप देखो मीडियम चेंज के लिए ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। मीडियम चेंज के लिए आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है? यहाँ पर, ये जहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ से चीजें चेंज हो गई ना। तो आपको मीडियम चेंज के लिए अगर डॉपलर इफेक्ट लगा के करना है, तो आप क्या करो, पहले इसका जो बाउंड्री है उसको ऑब्जर्वर बना दो, और यहाँ देखो क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, फिर उसको सोर्स बना दो और इसको ऑब्जर्वर, और फिर देखो उस तक क्या पहुंचेगी। ऐसे करना पड़ेगा, जैसे रिफ्लेक्शन में करते थे ना, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको पहले ऑब्जर्वर बनाते थे, फिर सोर्स। हेलो, हाँ सर, समझा। हाँ सर, समझा। एक मिनट ना, मैं जैसे बैटरी खत्म हो गई, चार्जिंग को लगाने दो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो देखो आप बेसिक से जाओ, या उसकी जगह आप ऐसे ध्यान रखो कि जैसे हम रिफ्लेक्शन वाले में करते थे कि कोई सोर्स आ रहा है कोई वॉल की तरफ, तो पहले वॉल को सोर्स बनाते थे, सॉरी ऑब्जर्वर बनाते थे, और इस पे देखते थे क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उतनी फ्रीक्वेंसी का इसको सोर्स बना के अगर आगे कुछ निकालना है तो सॉल्व कर लेते थे। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। और सर वो उससे आ रहा है सर, बाउंड्री से चेक किया हाँ, मैंने। क्योंकि यहाँ बाउंड्री पे ही चेंज हुआ है ना, तो आपको बाउंड्री पे पहुंचना को एक बार ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, फिर उतनी फ्रीक्वेंसी का आगे के लिए वो सोर्स बन जाएगा ना। करूं ऐसे या चेक कर लिया प्रतीक तूने? आ रहा है? कर लिया सर, चेक आ रहा है। ठीक हाँ है ना, सर, आता है। यहाँ पे ही मैंने भी चेंज ऐसे हुआ था किया। ना, इसलिए ये ऐसे करना पड़ा। वहां से अलग अलग दो पार्ट, यहाँ से यहाँ के लिए अलग डॉपलर इफेक्ट, यहाँ से यहाँ के लिए अलग डॉपलर इफेक्ट। इधर से इधर के लिए स्पीड ऑफ साउंड v पकड़ना रहेगा, और इधर से इधर के लिए 4v पकड़ना रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बताओ। समझ आया ना सभी को? हाँ सर। हो गए सारे? सर 80 का ए बता दो ना बस। 80 का ए, एक मिनट। In case of string wave, a tight string is fixed at both end and sustaining standing wave ना। कोई हमने टाइट स्ट्रिंग ली है और दोनों एंड पे फिक्स करके स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, तो एट द मिडिल एंटी नोड इज फॉर्म्ड इन ऑड हार्मोनिक्स। अगर ऑड हार्मोनिक्स हुए, मान लो एक है, तो बीच में क्या होगा? एंटी नोड होगा। या फिर तीन है,
ना, तो इसके एग्जैक्टली इधर और इधर सेम है ना, तो ये मिड पॉइंट आया होगा, तो एंटी नोड आ रहा है, तो सही बात है। ए को एक तो पी मैच कर रहा है, दूसरा क्या है, एट द मिडिल नोड इज फॉर्म्ड इन इवन हार्मोनिक। अगर इवन हार्मोनिक लोगे, मतलब 2 अगर लूप बनाए या 4 लूप बनाओ, तो वो क्यू भी सही ऑप्शन है कि नहीं सुजल? हाँ सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 300 मोर देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये दिख रहा है कि ये ए पार्ट से लेना देना नहीं है, कोई और पार्ट का होगा ना। 300% चेंज की बात यहाँ पे ए में कोई रिलेट नहीं हो सकती। कुछ चेंज करेंगे तब कुछ पूछा गया होगा ना, तो वो आगे के कोई पार्ट के लिए होगा। तो आर तो इसका है नहीं, ए वाले से कोई लेना देना नहीं है इसका। आर दिया है सर, पीक्यू आर दिया है। ए में फ्रीक्वेंसी ऑफ हाँ वाइब्रेशन सर। इज 300% मोर देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 300% मोर देन इट्स फंडामेंटल। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं ना, वही कुछ क्लियर नहीं है ना। फंडामेंटल एफ नॉट है, बट 300% वाइब्रेशन की ज्यादा होगी, किस कब की बात हो रही है ये? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ नॉट के अलावा और क्या क्या हो सकता है? 2f0, 3f0, 4f0, ऐसे सब आ रहे हैं। तो इसमें 100% ज्यादा है, इसमें 200%, इसमें 300%। अच्छा, तो वो मतलब जनरल ऐसा कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई टाइम पे वाइब्रेट हो रही है तो क्या 300% ज्यादा हो सकती है? समझो, वो ऐसा कुछ है कि बहुत सारे पॉसिबल है ना, तो कोई एक पॉसिबल के लिए पूछा होगा। बट थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, उतना सही से समझाना चाहिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर फिर टी वाला जो टी ऑप्शन है वो भी तो आंसर होना चाहिए ना, फिर वो भी वैसा ही है ना। हाँ, वो भी होना चाहिए। 5f0 अगर आता है तो नहीं, देखो एक में 300% मोर की बात हुई है, 400% मोर होता तो चलेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 400%, हाँ तो वो भी चलेगा ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 400%, मान लो 4f0 हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो f0 का 400% है ना, तो होना चाहिए, वो भी होना चाहिए इस हिसाब से। तो जैसे अगर ए का आर दे रहे हैं तो ए का टी भी होगा फिर। उन्होंने सर आर दिया है, पर टी नहीं दिया है। करेक्शन ही कर लेते हैं सर, आर को भी नहीं। करेक्शन ही कर लो उसमें ना। सर सर फिर पर आर दिया को नहीं है गिने तो कि नहीं? कंसीडर करेंगे क्या? आर को भी कर लो, टी को भी कर लो। अच्छा, एक्चुअल में देखो, ये क्वेश्चन ना इस टाइप का होना चाहिए, जब बोला जाए कि भाई वो कौन से नोड में ओसिलेट कर रहा है, तब पूछना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इतने % ज्यादा होगा, कम होगा। ना, जैसे आर में इनको मेंशन करना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ड्यूरिंग फोर्थ हार्मोनिक विल बी 300% मोर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वो थोड़ा सा सही लगेगा। रैंडम लिख दिया कुछ भी, हमेशा अलग अलग, मतलब इज लगाया ना, मे लगाता तो भी एक बार हम सब पॉसिबिलिटी सोचते हैं, मे भी नहीं लगाया है। ठीक है, बाकी तो समझ ही रहे हो ना, कॉन्सेप्ट तो पता ही है, थोड़ा है क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हाँ सर। तो एक मिनट, ठीक है, फिर हो गया। हाँ सर। ठीक है, सर आप हाँ बताओ। वो रेडियो एक्टिविटी में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी यार, वो कुछ ऐसा रहता है ना, रेडियो एक्टिविटी क्या न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में होता है वो थ्रेशोल्ड।
न्यूक्लियर फिजन वगैरह में रहता है, फिजन फ्यूजन वगैरह में, फिजन में रहता था ना कि कोई न्यूक्लियस है, उस पे जब हम कोई पार्टिकल से अटैक कराते हैं तो एक नया न्यूक्लियस बनता है। इनिशियल ये लेवल रहता है, तो जो नया बनता है वो थोड़ा ऊपर होता है और फिर ब्रेक होकर के नीचे एनर्जी लेवल आ जाता है ना। जैसे यूरेनियम U-235 है ना। हेलो। हाँ सर। तो जैसे यूरेनियम U-235 है, तो हम अल्फा पार्टिकल से अटैक करा के U-236 कर देते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी और मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी और U-35 की बाइंडिंग एनर्जी का ये एक तरह से डिफरेंस होगा यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी ना। तो अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, नहीं नहीं उनकी डिफरेंस नहीं, थ्रेशोल्ड तो कुछ दिया ही होगा वो अलग से, और इनका जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो अगर ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड से तो ये रिएक्शन हो जाएगा और फिर ये नीचे आके प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके डिफरेंस के बराबर। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही है ना। हाँ कुछ वैसा ही है, बट यहाँ फिजिक्स में कभी काम नहीं पड़ता, कभी नहीं आएगा वो सब। अपने मॉड्यूल में एक एग्जांपल शायद दिया हुआ है वो यूरेनियम वाला, बट ऐसा कुछ जरूरत रहता नहीं है हम लोग को थ्रेशोल्ड वगैरह की। फिर भी करना होगा तो यही होगा कि जैसे ये फिजन में यहाँ पे रिएक्टेंट है, उसको ब्रेक होना है, तो ब्रेक होने से के लिए उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। 1 मिनट यार, चार्जिंग को लगाया तो पेन चलना बंद हो गया। 1 मिनट। क्या हो गया इसको। ना उसको हम कुछ एनर्जी देते हैं और फिर वो ब्रेक होके छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, तो यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी ना, वही थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हेलो। हाँ सर। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में करते होगे ना थ्रेशोल्ड वगैरह, वैसा ही होता है वो। तो वो वाला एग्जांपल समझ आया जो उसमें दिया हुआ है अपने मॉड्यूल में। हेलो। मतलब कितनी एनर्जी दे तो न्यूक्लियस ब्रेक होगी क्या? हाँ जैसे बोला गया कि भाई मान लो यहाँ से यहाँ की थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ ET है, तो अब आप चेक करोगे कि यहाँ की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है और यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो अगर B2 माइनस B1 इतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ में रिलीज हो सकती है, तो अगर ये ग्रेटर देन ET हुई तो ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतनी जो रिलीज होगी, ये रिएक्शन होने में इतनी एनर्जी लगेगी, अच्छा, हाँ हाँ। तो वो हो जाएगा। फिर होने के बाद आगे जो प्रोडक्ट बनेगा, तो अब प्रोडक्ट के देख लोगे क्या क्या है, तो फाइनल जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ इनका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस होगा, फाइनल एनर्जी रिलीज। बट रिएक्शन होगा या नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा, B2 माइनस B1 थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि पहले तो ये होगा ना। हेलो। हाँ सर। ठीक है, बाकी मतलब वही एक्टिवेशन एनर्जी टाइप है जैसा आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में करते हो। सर वो कल के टेस्ट में थोड़े वो NLM वगैरह के भी क्वेश्चंस थे क्या WBE के? कल किस चीज का अपना टेस्ट था, मॉडर्न फिजिक्स का ना। हाँ, उसमें एक दो थोड़े क्वेश्चंस आ गए थे मेरे इसमें, मेरे को वही मतलब मेरे इसमें हाँ आए थे सर। या सबको थे? हाँ सर आए हाँ थे। सर, एनएलएम के भी। और सिंपल थे। में आए थे या किसमें थे वो। हेलो। हाँ ऑब्जेक्ट
आए थे या इंटीजर टाइप में आए थे? दोनों में थे, integer थोड़े में से। थे, 2 इंटीजर में थे। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तो यार मैंने खुद से सेलेक्ट किया था, उसमें तो नहीं पॉसिबिलिटी है। हाँ वही बहुत सिंपल थे ऊपर वो इंटीजर वाले भी। वही मेरे को लगा कि मेरे इसमें आ गए, बाकियों को नहीं आए, ऐसा इसलिए मैंने पूछा वो। केमिस्ट्री में भी सर बहुत अलग अलग चैप्टर के डाल दिए थे, एक पॉलीमर का एक क्वेश्चन था, एक अल्कोहल का था। इंटीजर टाइप में? नहीं सर, केमिस्ट्री में तो बहुत अलग अलग चैप्टर के थे, ऑब्जेक्ट में भी इंटीजर में भी। अच्छा ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, एक बार बताता हूँ इन लोगों को कि क्या से क्या गड़बड़ हो रहा है। सर और मैथ्स का पेपर तो आधा वही सेम टू सेम। हाँ सर, हाँ आधे सर, क्वेश्चन रिपीट हुए। मतलब 15-16 क्वेश्चन ही थे। हाँ सर, अच्छा, मतलब जो पहले 10 जो आए थे वो आखिरी के 10 भी वही थे। पुराने टेस्ट में जो आए और थे, बहुत लंबे थे सर नहीं, क्वेश्चन, पहले बहुत 10 जो लंबे। क्वेश्चन थे वही 21 से 30 25 ऐसे क्वेश्चंस थे वो, ऐसा। अच्छा हाँ पेपर इतने जल्दी हो गया सर, हमको थोड़ा ही हो गया। अच्छा ओके। मैथ्स में तो सिर्फ कैलकुलेशन था, क्वेश्चन सिंपल थे, कैलकुलेशन बहुत था बस। यार ये फिजिक्स में तो मैंने अभी चेक किया, इंटीजर टाइप तो सब यार अपने उसके ही है, मॉडर्न के ही है। कैसे तुम लोगों में काइनेमेट लॉज ऑफ मोशन के आ गए? सर वो फ्रिक्शन के दो है, देखो ना, एक फ्रिक्शन का भी है और थे दो एनएलएम के। ये हो सकता है ना कि वो पंकज जी बनाते बनाते भूल जाते हैं क्या, इधर का उधर डाल देते हैं, क्योंकि इस वीक में उनका भी टेस्ट था, नहीं 11 का तो था ही नहीं टेस्ट। हाँ एलओएम का था, अचीवर बैच का, उन्होंने उससे ही गड़बड़ किया होगा। ओके, उनको मैं समझाता हूँ ना, वो लग रहा है वो भूल जा रहे हैं, गड़बड़ कर दे रहे हैं। और मैथ का भी मैं देखता हूँ, मैथ केमिस्ट्री का भी क्या दिक्कत हो रही है। हाँ सर। ठीक है फिर, चलो करो, अच्छे से रिवीजन करो, बैकलॉग कंप्लीट करो, फिर टेस्ट की तैयारी करते रहो। अभी तो वही कर लेना ना, नोट सब रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर फुल टेस्ट के टाइम प्रॉब्लम डालूंगा तब वो करना रिवीजन के टाइम पे। हाँ सर। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय सर। हाँ सर, बाय।